नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। इस वक्त अगर बात करें तो अखनूर विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं कि अगर वो वोट करें, डालें या अपना नेता चुनें तो किसको चुनें। इसी सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के भगत जी हैं। सीधी बात करेंगे कि जनता क्या चाहती है और कांग्रेस अन्य पार्टियों से भिन्न कैसे है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते राबिया जी। सर, जो अभी विधानसभा की चुनाव 10 सालों के बाद आए हैं, पहले तो चुनाव हुए ही नहीं, अब 10 सालों के बाद जो चुनाव आए हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टियों से भिन्न क्यों है और कांग्रेस पार्टी की विचारधाराएं जो हैं वो कैसे दूसरी पार्टियों से अलग है? किस तरह की विचारधाराएं लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देखिए राबिया जी, कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों से भिन्न कैसे है, इसकी विचारधारा भिन्न कैसे है, इस पे तो मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ कि जो भाजपा है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद जो भाजपा ने लोगों को यहाँ पे जो राइट टू फ्रेंचाइज था उनका, उससे डिप्राइव करके जो रखा हुआ है, ये उसके ऊपर एक रेफरेंडम होगा जम्मू कश्मीर की जनता का। इसको चाहे आप 370 के रेफरेंस में ले लें या आप जो आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, चाहे उसके कॉन्टेक्स्ट में ले लें, चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट का जो इन्होंने एक सैलाब यहाँ पे लाया हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में ले लें, चाहे आप जो जनता जो त्राहिमाम कर रही है, जो स्मार्ट मीटर्स के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आप ले लें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत देर पहले से हमारा बना हुआ था, चाहे उसका कोलैप्स होने का कॉन्टेक्स्ट में आप बातें ले लें, तो ये प्रिसाइज में ये कहूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ जम्मू कश्मीर को लेकर रही हैं, तो ये अभी राइट टाइम आ गया है, जनता का ये एक रेफरेंडम होगा उन पॉलिसियों को लेकर। जी। दूसरी दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस ही क्यों। देखिए, ये मुझे बात एक याद आती है, हमारे जो मार्गदर्शक हैं इस वक्त भारत की राजनीति के अंदर, मैं आपको ये कहूँगा कि ध्रुव तारा हमारे माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो भारत के डीएनए में बसता है। और आपको तो मालूम ही है कि इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के अंदर जो बनी हुई है, मैंने भी ये एक डिसीज़न लेने की कोशिश करी। आप जैसे जो फ्रेंड्स लोग थे, फैमिली मेम्बर्स थे, सोसाइटी के अंदर फ्रेंड्स सर्कल थे, कि भैया अभी जो है देश के अंदर, राज्य के अंदर जो हालात चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस यज्ञ में मैं भी अपनी आहुति डालूँ, लेकिन कौन सी विचारधारा के माध्यम से डालूँ। जी। तो कांग्रेस की विचारधारा, जैसे मैंने कहा कि राहुल जी ने संक्षेप में बता दिया है कि भारत के डीएनए में कांग्रेस बसता है, जी। तो तो मुझे ये एक बहुत ही उपयुक्त जो था वो स्थान लगा। अभी मैं पिछले दिनों बात सुन रहा था, मेरे छोटे भाई फ्रेंड्स भी हैं मेरे, जो भाजपा के यहाँ पे उम्मीदवार हैं, जी। तो जिस दिन उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया तो उन्होंने ये बताया था कि मैं विश्व की सबसे बहुत बड़ी जो पार्टी है उसको ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं अपना ये एक दूँ ओपिनियन कि मैं कांग्रेस को क्यों ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो कांग्रेस जो है भारत की आज़ादी से लेकर और भारत को जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, जो उसका एक सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, आज़ादी दिलाने से लेकर और भारत के संविधान की मूल आत्मा को बचाने तक जो कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी हैं, और विशेषकर जो गांधी परिवार का योगदान रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जी। जिसने मुझे आकर्षित किया इस विचारधारा की ओर, क्योंकि संविधान जो है वो हमारा धर्म है, मैं ये मान के चलता हूँ।
तो संविधान की रक्षा का वचन जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी के दिशा निर्देशन में जो दिया है पार्लियामेंट के अंदर एट द फ्लोर ऑफ द हाउस और जनसभाओं के अंदर, तो ये एक अहम मुद्दा था जिसने मुझे ये कांग्रेस की विचारधारा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जी अब रही बात सर आपने बोला कि मतलब कि एक बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं आपकी, भाजपा ने 370 हटाने का एक जोर लगा दिया, 35 से हटाने का जोर लगा दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज़ को नहीं मानती। कांग्रेस कहती है कि 370 हटाकर या 35 से हटाकर हम लोगों के लिए उन्होंने सही नहीं किया, भाजपा ने सही नहीं किया। क्या कांग्रेस इस बात को ये कहती है कि हम इसको तोड़ देंगे, अगर इसको हटाया है तो हम तोड़ देंगे, लेकिन भाजपा ये भी बोलती है कि ये भारत का हिस्सा नहीं था, अब ये भारत का हिस्सा है? देखिए, इससे हास्यास्पद बात और क्या होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ आज़ाद ही नहीं किया, आज़ादी के बाद जब इंडिपेंडेंस गेन किया तो देश के जो उस समय के नेतागण थे हमारे, जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि भारत की जो 526 हमारी राजशाही की रियासतें थी उनको कन्विंस करना जी। और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना जी। और उन्हीं में से हमारी भी एक रियासत थी जम्मू कश्मीर की जी। जो कि अदरवाइज़ बहुत समृद्ध रियासत हमारी थी 2014 से पहले तक की अगर मैं बात करूं, तो उन सारी रियासतों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना और देश को जो है एक सूत्र में पिरोना, ये काम तो कांग्रेस का ही था। और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी राबिया जी कि जब देश को एक सूत्र में पिरोया गया, तो आपको पता है कि भारत एक गुलदस्ता है, इसमें बहुत सारी जातियां रहती हैं, इसमें बहुत सारे धर्म रहते हैं, इसमें बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। तो उन सारी चीज़ों की एक गारंटी उस वक्त जो थी हर एक कल्चरल आइडेंटिटी को दी गई थी, हर एक एथनिक ग्रुप को दी गई थी, हर एक रीजन को दी गई थी कि इस भारत के अंदर रहकर आप लोगों का जो कल्चर है, आप लोगों की जो आइडेंटिटी है, आप लोगों की जो लैंग्वेज है, वो सब कुछ जो है वो महफूज रहेगा। कांग्रेस जो है इस बात की गारंटी देती है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी थी, तो कांग्रेस को क्या लगता है, मतलब कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी उसी के मुद्दे पे हम चल रहे हैं, लोग जैसे कि आप बोल रहे हैं कि लोग शायद इन बातों से अनजान हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि इसको हटा दिया गया तो इसका क्या नुकसान हो। आपको क्या लगता है, जम्मू खास करके अगर जम्मू की बात करें, हम जम्मू डोगरा की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका क्या नुकसान हुआ, क्या भरपाई जो है उनको करनी पड़ी? देखिए, धारा 370 जो थी वो हमारे महाराजा बहादुर का एक ड्रीम था। वो ये ड्रीम था उनका, वो जानते थे इस बात को कि आज़ादी के बाद जो है, जो जम्मू कश्मीर का उनका जो स्टेट सब्जेक्ट है, उनका जो बशिंदा है, नागरिक है, उसका अपना एक कल्चर है, अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारी यहाँ पे है। तो उनको ये भली भांति मालूम था कि ये इस पे इन्वेजन होगा एक दिन। और शुरू से आपको पता है देश के अंदर दो विचारधाराएं रही हैं जी। एक वो विचारधारा रही है जिसने गांधी को दिया, अंबेडकर को दिया, वल्लभ भाई पटेल जी को दिया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को दिया, और ना जाने कितने नाम, अशफाकुल्ला खान, ये सारी विचार, ये सारे जो सरीखे जो थे, भारत माँ के सपूत जो थे, ये कांग्रेस की विचारधारा ने दिए। दूसरी विचारधारा थी जिसने गोडसे को दिया जी। जिसने गांधी को मारा। तो ये विचारधाराओं के कैलाश जो था, इसको हमारे महाराजा बहादुर जो थे बहुत पहले से देख चुके थे। जी जी, इतने दूरदर्शी थे वो। तो उन्होंने इन्हीं कॉन्टेक्स्ट के अंदर आकर अपनी रियासत को महफूज रखने के लिए, यहाँ के कल्चर को बचाने के लिए, यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए, यहाँ के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए धारा 370 का एक स्पेशल प्रोविज़न जो था वो साइन किया था। और उसी के तहत जो था, इससे भारत के अंदर तो हम थे ही थे,
लेकिन उन्होंने अपने लोगों को एक वॉल ऑफ प्रोटेक्शन इसके तहत जो थी वो दी थी। अब भाजपा जो ये क्लेम करती है कि नहीं ये तो अब दफन हो चुकी है, देखिए अगर वो इसको चेंज कर सकते हैं तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, जो कि आने जा रही है बहुत जल्दी, केंद्र में भी आएगी और जम्मू कश्मीर में तो आप हालात देख ही रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। और मैं जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो खोया हुआ सम्मान है, चाहे वो आपकी कल्चर के ऊपर हमला हुआ हो, चाहे वो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर हमला किया गया है, चाहे आपकी लैंग्वेज के ऊपर हमला किया गया है, ये बहुत जल्द जो है वो कांग्रेस वापस लेके जम्मू कश्मीर के लोगों को सौंपने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटने का क्या नुकसान होगा। देखिए एक बात तो आप मान के चलते हैं कि जयचंद नाम का एक शब्द हमारे इतिहास के अंदर है, तो जम्मू के कुछ जयचंदों ने ये कार्य किया है और उनकी वजह से यहाँ का जो मेरा नौजवान है उसका चेहरा मायूस है, यहाँ का हमारा जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मायूस है। यहाँ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने छोटे स्कूल्स को बंद किया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश को ले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का तो उस पर असर उसमें यहाँ भी होगा ही होगा। वो एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस ढंग से इन लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया है राबिया जी, कि एक आम गरीब जो है, जो वीपीएल कैटेगरी का है, जहाँ हम जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके लिए तो जब वो बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचते हैं उनकी तो रूह कांप जाती है कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनका भविष्य संवारेंगे। बहुत सारी चीज़ें देखिए देश में, आप जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि नफ़रत से आप नहीं कुछ भी कर सकते। एक देश जो है वो देशवासियों के साथ बनता है, वो पहाड़ों और जंगलों से नहीं बनता है। इन लोगों ने क्या किया है राबिया जी कि इन्होंने जो देशवासी हैं और ख़ास करके जो हमारे जम्मू कश्मीर के वासी हैं उनकी तो इन्होंने कोई वैल्यू समझी ही नहीं है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों से ज़्यादा जो है वो यहाँ के पहाड़ों और जंगलों के ऊपर इनकी आंख है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जो हैं उनके ऊपर इनकी आंख है कि कैसे इनको जो है वो एक्सप्लॉइट करके और यहाँ से मैक्सिमम जो एनरिचमेंट यहाँ की थी, जो रिचनेस यहाँ की कल्चर की थी, नेचुरल रिसोर्सेज की थी, उसको कैसे यहाँ से बाहर ले जाए। और आप देख रहे हैं कि आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हाईवेज़ की बात कर रहे हैं, तो उन हाईवेज़ को जब बनाया जाता है ना राबिया जी, किसी भी रीजन के अंदर जब डेवलपमेंट का काम शुरू होता है तो उसके पीछे एक कंसेप्ट रहता है, वहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी किसी भी शक्ल में। इन्होंने क्या किया, आप देखिए कि बाहर से जो कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबी लाकर यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया, यहाँ पे जो हमारे स्टोन क्रशर्स थे वो हाईजैक हो गए, यहाँ पे हमारा जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे जो थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो सैंड पत्थर ये जो हमारे हुआ करते थे, कंस्ट्रक्शन के काम आते थे, उनको डिप्राइव कर दिया। बड़े बड़े बल्कर जो अपने डंपर्स जो हैं वो बाहर के लोगों ने ला दिए यहाँ पे। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि 370 धारा अगर इन्होंने तोड़ी है तो ये सिर्फ बाहर के लोगों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल अपने जम्मू के डोगरों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। आप मेरे को बताएं कि ये कहते हैं जी महाराजा हरि सिंह की हमने छुट्टी दे दी, ये इन्होंने दूसरे शब्दों में महाराजा हरि सिंह जी का जो विज़न था उसकी छुट्टी की है। जो 370 उन्होंने दिया था अपने लोगों की रक्षा के लिए, इन्होंने उसकी छुट्टी कर दी है यहाँ से। ये आप मत समझे कि ये डोगरा सम्मान के लिए या डोगरों के अधिकार के लिए इनको कोई चिंता है। अगर डोगरों के अधिकार के लिए इनको चिंता होती तो जो आप सीरीज़ ऑफ जो हमारे पेपर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कंडक्ट किए हैं, आप देख लीजिए कितने वो मैच्योर हो पाए हैं। एम्प्लॉयमेंट का इशू था सर, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो पार्टी पे भी आरोप, आम जनता की बात करेंगे हम, कि वो पार्टी पे आरोप लगाती है कि इनकी अपनी जो बीच की लड़ाई है वो ही नहीं ख़त्म हो रही। ये लोगों का क्या भला करेगी, ये लोगों का, आम पब्लिक का क्या सोचेगी। आपकी
आधुनिक जो स्थिति इस वक्त कांग्रेस की चल रही है, उस पे क्या कोई कार्य किया जा रहा है एकजुट करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा रणनीतियाँ अपना रही है कांग्रेस कि सारे एक ही बैनर के नीचे आ जाए, कुछ ऐसा चल रहा है? देखिए, हर एक घर में, हर एक परिवार के अंदर कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, और हर एक घर के अंदर जो है पारिवारिक सदस्यों में आपसी मतभेद होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा तो है नहीं जितने भाजपा के अंदर हैं। लेकिन अभी हाल ही में देखा था 218 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करके भाजपा ज्वाइन कर लिया। देखिए, मेरी नज़रों में तो वो भाजपा के ही लोग थे, जो एक स्टेज शो किया गया ये दिखाने के लिए कि देखिए कांग्रेस के लोग जो है भाजपा के अंदर आ रहे हैं। और आपको पता है कि भाजपा जो है वो इस तरह के स्टेज शो मैनेज करने के लिए तो बहुत कुख्यात है। लेकिन सर, जो दिखता है वही बिकता है ना जनता के आगे। आप ठीक कह रहे हैं। अब जनता के अंदर क्या बिकने जा रहा है? आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस को लोग वोट क्यों करें। जी। अब जनता के अंदर क्या बिकने जा रहा है? अब जनता के अंदर ये बिकने जा रहा है कि कांग्रेस ने हर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल दिए लोगों को, और भाजपा ने हर 5 किलोमीटर के अंदर शराब की दुकानें दी लोगों को, इसलिए वोट करने गए लोग कांग्रेस को। कांग्रेस ने भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट के इशू को टैकल करने के लिए आप देखिए, जो बीएसएफ का उदय हुआ, आईटीबीपी का उदय हुआ, सीआरपीएफ का उदय हुआ, भारत संचार निगम का उदय हुआ, इस तरह के ना जाने कितने जो थे वो प्रोग्राम चलाए। ये क्या थे? ये कांग्रेस का एक विज़न था कि लोगों को फेज़ मैनर में जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। और इन लोगों ने क्या किया है? उन सारी चीज़ों को जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। भारत के 9 रत्न हुआ करते थे, नवरत्न जिनको हम कहते थे, वो सारे के सारे इन्होंने प्राइवेट कर दिए, बेच दिए अपने दोस्तों के हाथों में। कांग्रेस ने भारत के अंदर जो थी वो सहकारिता मूवमेंट चलाई, जिसके माध्यम से गांव तक जो था सहकारिता मूवमेंट को चलाकर कांग्रेस ने गांव का जो लास्ट व्यक्ति था उसको एम्पावर करने की कोशिश करी है। जी। भाजपा ने उन सारी की सारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वो हमारे हुआ करते थे दायरे, उनको तो ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। लेकिन अभी भी तो बात यही चल रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम ये देंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम अपने लोगों को देंगे। क्या देंगे? मुद्दे तो वही हैं। आज अलायंस हो गया एनसी और कांग्रेस का, पहले ही हाथ मिला दिया, गठबंधन कर लिया। एनसी आज कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस आज एनसी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनकी विचारधाराएं, जो एनसी की विचारधाराएं हैं, वो एक आतंकवादियों की तरह चल रही हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान जो आ रहे हैं, अमर अब्दुल्ला के बयान जा रहे हैं, इस पे लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या हम लोग आतंकवादियों के साथ देंगे? अब ऐसे लोगों का साथ देंगे? इस पे आप पे एकदम कटाक्ष कर रहे हैं, पब्लिक पूछ रही है सवाल। राबिया जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे, जिनको हम शेर कश्मीर कहते हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका एक विज़न है। और पूरे विश्व के अंदर शेख साहब को जो है वो एक स्टेट्समैन का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके काउंटर पार्ट नेहरू जी को था, हैज भी है। तो ये जो एक अफवाह जो है, जैसे मैंने कहा ना, भाजपा जो है बहुत स्मार्ट है इस तरह के इशू को जो है। अभी आप देखिए कि उन्होंने, मतलब कि आपका कहने का मतलब है सिर्फ प्रोपोगंडा करके लोगों को भड़काया जाता है। बिल्कुल प्रोपोगंडा है ये। अब नेशनल ये तो ये भी बोल रहे हैं, आपके ही कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, एनसी के लोग बोल रहे हैं कि हम शंकराचार्य का मंदिर का नाम बदल देंगे। इस पे कोई एक एग्जांपल आप बताएं किसने बोली ये बात? उल्टा ये है कि जब इनको अपनी हार निश्चित हो रही है श्रीनगर वैली के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर और जम्मू खित्ते के अंदर, जब इनको अपनी हार सामने खड़ी दिखाई दे रही है, तो इन्होंने तो जो मंजे हुए आतंकवादी इंजीनियर रशीद जी हैं उनको वहाँ से जेल से निकाल कर वहाँ प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके माध्यम से जो है इवन के जो जमायत इस्लामी है उनके साथ जो है ये अकॉर्ड करने जा रहे हैं। अंदर खाते से इनका अकॉर्ड है। तो फिर जो आप खुद ही सोच लीजिए, इंजीनियर रशीद और जमायत इस्लामी जैसी संस्थाओं के साथ अगर भाजपा अंदर खाते हाथ मिला के चल रही है, तो इनकी वो थ्योरी कहाँ पे खड़ी रहती है जो ये कहते हैं कि हम आतंकवाद को मिटाएंगे। इनके हाथ तो खुद अभी तक जो है राबिया जी,
वो जो हमारे कितने जवान हमारे शहीद हुए थे पुलवामा के अंदर, उनके खून के छींटे इनके दामन पर अभी तक पड़े हुए हैं और आज तक इन्होंने उसके आप ऊपर लांछन कोई। लगा रहे हैं। देखिए आप भाजपा देखिए पे मैं ये लांछन, कह रहा हूँ, आप भाजपा पे लांछन लगा मैं रहे ये हैं कि ये जो हमारे शहीद जवान जो है शहीद हुए हैं ये इनके कारण हुए हैं। आज तक क्यों वाइट पेपर नहीं लाते जी उस मुद्दे के ऊपर? क्यों एक स्टेटमेंट इन्होंने इशू नहीं की है? क्यों नहीं आज तक कोई बंदा पकड़ा गया वहाँ से? ठीक देखिए, आप आज कहीं बॉर्डर्स के ऊपर की बात करते हैं, मिलिटेंट्स का स्नीक होता है, जहाँ विद इन कंट्री, जहाँ विद इन जम्मू एंड कश्मीर कहीं मूवमेंट्स होती हैं, तो आपके पास तो आजकल बड़े हाईटेक सिस्टम है, यू कैन क्रैक डाउन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। लेकिन जनाब हुए हैं, एक टाइम था जब टेररिज्म एक पीक पे थी। अब उसके दौरान देखा जाए कहाँ है टेररिज्म अब। आप एक डेटा उठा के देख ले 2014 के बाद से लेकर अभी तक का, कितने मिलिटेंट्स के अटैक हुए हैं, कितने हमारे सोल्जर्स की किलिंग हुई हैं, कितने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो शहीद हुए हैं। तो कहाँ से ये क्लेम करते हैं? इन फैक्ट मसला ये है राबिया जी कि ये लोग इस तरह की जो बातें हैं उनको हवा दे के ये मेन स्ट्रीम में बने रहना चाहते हैं। हिंदुत्व के नाम के ऊपर जो है राजनीति करके ये मेन स्ट्रीम के बीच में बने रहना चाहते हैं। इलेक्शन से पहले क्या इशू थे हमारे, मैं आपको संक्षेप में बता दूं थोड़ा सा। देश के आगे जुडिशरी रिफॉर्म्स के इशू थे जी। देश के सामने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के इशू थे, देश के सामने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स के इशू थे, देश के सामने जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के इश्यूज थे, देश के सामने फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको मजबूत करने के इशू थे, देश के सामने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के इशू थे। वो सारे के सारे इशू पीछे चले गए और इन्होंने धार्मिक मुद्दों को जो था वो उछाल दिया। लेकिन भारत की जनता इतनी जो है वो हर चीज़ समझती है और उसका जवाब इन्होंने जो भारत के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करी है उसका सबसे खूबसूरत जवाब तो अयोध्या की जनता ने इनको दे दिया है। और उसी पैटर्न पे इनको जो शंकराचार्य का इशू इन्होंने इन चुनावों में उछाला है, जम्मू कश्मीर की जनता भी इनको देगी और ज़रूर देगी। कहीं ना कहीं हमारी जनता, विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव को अगर देखा जाए तो मुद्दा है अपने क्षेत्र का, लोकल लोगों का, लोकल इश्यूज का। आपको क्या लगता है किन रणनीतियों के साथ, किन मुद्दों के साथ इस बार कांग्रेस इलेक्शंस करेगी अखनूर विधानसभा के चुनाव में? देखिए, एक तो हमारा इलेक्शन के अंदर मैनिफेस्टो पब्लिक डोमेन में है ही है जी। इन एडिशन टू दैट कांग्रेस के जो है यहाँ से हमारे स्थानीय उम्मीदवार हैं, तो वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों से भली भांति जो है वो परिचित हैं। और थोड़ा सा जो है वो हमने भी उनको जो है इनपुट दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम खेल कूद की बात करते हैं तो आपको पता है अखनूर के अंदर जो है वो कोई भी स्टेडियम हमारे बच्चों के लिए आज तक बना ही नहीं। इंडोर स्टेडियम सर अभी बना है। जो इंडोर स्टेडियम बना हुआ है वो बहुत ही सेलेक्टिव वहाँ पे लिमिटेड वहाँ पे ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। एक स्पोर्ट्स स्टेडियम मैंने सुना है कहीं बना है, आपके ही माध्यम से मैंने सुना था जी। और उसकी क्या हालत है और उसका क्या हशर इन लोगों ने किया है, कितना वहाँ पे बंगलिंग्स हुई हैं, ये आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। और कांग्रेस के हमारे जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनके संज्ञान में जो भली भांति है कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का इशू है, नंबर एक। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी राबिया जी, तो हमारा अखनूर का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, स्टूडेंट्स लोग हुआ करते थे, तो ये वहाँ पे जाके अपना जब इन्हें समय मिलता था वहाँ जाते थे, किताबें पढ़ा करते थे, अखबार पढ़ा करते थे और अपना जो हमारा एनिशिएंट कल्चर है अखनूर का, राज्य का या देश का, विदेश का, वहाँ बहुत सारी बुक्स हमारी अवेलेबल थी। सर क्या ये आज लुप्त हो गया, आज नहीं है? देखिए, उस लाइब्रेरी को भी, पब्लिक लाइब्रेरी का जो हमारा कल्चर था उसको भी एक प्लान्ड कंस्पिरेसी के तहत जो है वो ध्वस्त किया गया। पहले उसको गिराया गया ये बोलकर कि इसकी जगह नई लाइब्रेरी बनेगी
और अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा है, बना है नहीं, पुरानी वाली को तोड़ दिया। और बहुत सारी जो महाराजा गुलाब सिंह के समय की वहाँ पे लिटरेचर थे वो कहाँ चले गए, किसी को कोई पता नहीं। और उसके बाद इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी इसलिए करी कि अखनूर क्षेत्र के अंदर जो है एक प्राइवेट लाइब्रेरी के कल्चर को जन्म दिया जाए। बल्कि बिजनेस इसको इन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। अब उन लाइब्रेरीज़ की जो कार्यप्रणाली रही वो आप भली भांति जानते हैं। पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर का जो हमारे बच्चों का पेपर वगैरह लीक स्कैम का जो इशू था, आप जानते हैं कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ उसमें इन्वॉल्व रही हैं। तो यही चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे जो स्थानीय उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनके संज्ञान में भली भांति है कि फिर से उस लाइब्रेरी को रिस्टोर किया जाएगा। हरि सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल हमारा जो है, वहाँ से भी इन लोगों ने ये जो कहते हैं जी हमने महाराजा का छुट्टी दे दी उनके नाम पे, ये लोग तो अंदर खाते उनके नाम को मिटाना चाहते हैं। हमारा इतनी देर से आज़ादी से पहले का, पार्टीशन से पहले का हमारा ये स्कूल है। तो इसका जो नाम था वो हमारे महाराजा जी के नाम पे हुआ करता था। तो अब आप देखिए कि वो नाम लुप्त हो गया, इन लोगों ने डिलीट कर दिया। तो ये हमारे, यहाँ तक स्थानीय मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, तो ये हमारे संज्ञान में चीज़ें हैं कांग्रेस के। और हम महाराजा हरि सिंह जी का जो नाम है वो वहाँ पे रिस्टोर करवाएंगे। दूसरी बात, जो उनके समय की बनी हुई जो बिल्डिंग है वो इतनी जर्जर अवस्था में आ चुकी हुई है, कहने की बात नहीं है। तो जैसे मैंने आपको संक्षेप में कहा था कि इन लोगों ने एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है, चाहे वो एकेडमिक्स का हो चाहे वो बिल्डिंग्स का हो, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। एक तो स्थानीय मुद्दों में ये भी प्राइम इशू रहेगा हमारा, उसको एड्रेस करेंगे हम। दूसरा, आप देखें कि जो शहर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम हमारा है बिल्कुल कोलैप्स हो गया हुआ है। थोड़ी सी बरसात होती है तो लोगों का चलना मुहाल हो जाता है। तीसरा हमारा जो नेक्स्ट हमारा है, जैसे आपको पता है कि हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग हुआ करती थी, आज भी मौजूद है और वहाँ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी हैं सारे। बहुत दुख की बात है राबिया जी, ये यही विज़न होता है ना, एक जो एमएलए चुन के जाते हैं, लेजिस्लेचर चुन के जाते हैं, लीडरशिप में लोग आते हैं पार्टीज़ का, वो बिल्डिंग इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दी नई बिल्डिंग में जब ये सारा शिफ्ट हुआ। हालांकि उस बिल्डिंग में हम, जैसे आपको पता है कि एसडीएम का ऑफिस शिफ्ट किया जा सकता है, वो किस हालत में एसडीएम हमारे वहाँ बैठते हैं वो आपके सामने है। तहसीलदार साहब का ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सीनियर सिटीजन। सर लेकिन उसके लिए मिनी सेक्रेटरीट बना रखा हुआ है। वो मिनी सेक्रेटरीट की हालत देखिए, चाहे मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग हो चाहे हमारे ये वाली बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है तो टैक्स पेयर के पैसे से ना। तो टैक्स पेयर का पैसा कौन देता है? हम और आप लोग देते हैं। उस बिल्डिंग की भी किस तरह से बुरी हालत हो रही है, जो हमारा मिनी सेक्रेटरीट है वो आपके सामने है। तो वो भी हमारी प्राथमिकताओं में से एक है कि एक तो जो हमारा, अच्छा फिर मज़े की बात ये है कि ये बिजनेस कम्युनिटी के सेंटर में था ये वाला जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, तो बिजनेस बहुत हद तक वहाँ पे जो है वो, क्या आपका कहने का मतलब व्यापार भी ठप हो गया सर? बिल्कुल हमारा व्यापार ठप हो गया। बिल्डिंग हमारी वो जो है वो जर्जर अवस्था में जा रही है। वहाँ पे ड्रग्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, वहाँ पे अनैतिक कार्यों के लिए उसका जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये जो इश्यूज़ हमारे स्थानीय मुद्दों में अवश्य रहेंगे। फिर रही बात की जो नौजवान हमारा यहाँ का है, उसके लिए कांग्रेस के मन में क्या हद चल रहा है, देखिए मुझे पूरी उम्मीद है, और जिस तरह का जन सैलाब हम अपने उम्मीदवारों के छम में और अखनूर में देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस एक बड़े मार्जिन से दोनों सीट्स जीतने जा रही है। और हमारी जो संयुक्त सरकार बनने जा रही है उसमें अखनूर और छम क्षेत्र का जो है वो प्रतिनिधित्व रहेगा, और एक बड़े मार्जिन से जो है हम सरकार के हिस्सेदारी में जाएंगे। तो अंदर खाते जो है ये हमारे विज़न में है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर, ये हमारा चूँकि बॉर्डर का एरिया है अखनूर भी जी। और छम भी, तो ये एक स्पेशल फोकस रहेगा कि यहाँ के नौजवानों के लिए जो है एक रिक्रूटमेंट पैकेज जो है, चाहे वो बेल्ट फोर्स के माध्यम से हो,
चाहे वो जनरल हमारी लाइन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके माध्यम से हो, ये हमारे उसमें जो है फोकस में है ही है। दूसरा एक अहम मुद्दा रहेगा हमारा कि यहाँ से हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो है जो इंटर रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट, जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हमारी हुई थी, वो भी कांग्रेस के टाइम में हुई थी, तो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो कश्मीर वैली के अंदर पोस्टेड हैं, उनके लिए कोई भी एक कंक्रीट जो है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बन पाई। तो ये हमारी प्रायोरिटी पे है कि उन बच्चों को जो है बड़ी जल्दी जो उनके प्रमोशन ड्यू बनते हैं वो भी उनको दिए जाए और उनके लिए कंक्रीट ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो भी बनाई जाए। इसके साथ साथ लोकल मुद्दों की यहाँ तक बात है तो अखनूर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलवाना, ज़िले का दर्जा दिलवाना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को बिठाना, ये कांग्रेस की जो इंटरनल हमारा कमिटमेंट है लोकल लेवल पे। इसके लिए हमारे जो लोकल कैंडिडेट्स दोनों हैं, चंब से भी और अखनूर से ही, दे आर फुली कमिटेड फॉर इट। जी सर, जनता देख रही है इस विधानसभा इलेक्शंस के लिए, आपकी क्या अपील जो है वो जनता के लिए रहेगी? देखिए, जनता से मैं ये अपील करूँगा राबिया जी, जैसा आपने शुरू में कहा कि अंदर खाते फाइट बहुत है जी। तो आपको पता है कि जब पैनल यहाँ से अखनूर के बने तो लोगों के आशीर्वाद से मेरा भी नाम जो था वो कुछ देर तक वो चला और मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी ली। तो लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है जी। तो मुझे लगता है कि शायद हमसे बेहतर ऑप्शन जो है वो पार्टी ने लिया है और लोग जो है उसी तरह का रिस्पांस भी जो है देंगे। तो मैं भी, जो हमारे लोकल कैंडिडेट हमारे अखनूर से हैं अशोक भगत जी, ही इज़ वेरी डिसेंट पर्सन, पोटेंशियल वाले कैंडिडेट हैं, तो उनके साथ कल भी मैंने एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स जो है हमारा परगवाल आइसलैंड है उसमें नियर अबाउट हमने 14 मीटिंग्स जो है पब्लिक मीटिंग्स अटेंड करी हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो मैं अपने अखनूर के जो विधानसभा क्षेत्र है इनके सभी मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करता हूँ, अपनी तरफ से भी अपील करता हूँ कि आप देखेंगे जब हमारी सरकार बनेगी, जो कि बनने जा रही है, डिफरेंस ऑफ गवर्नेंस क्या होता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हाथ के ऊपर मोहर लगाएं, कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के भगत जी, जिन्होंने एक कटाक्ष किया है सीधा और सीधा भिन्न पार्टियों को। उन्होंने सीधा और सीधा क्यों कांग्रेस बेहतर है ये बताया। इस पे आप क्या अपनी विचारधारा रखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहेगी वोट उसी को चाहेगा, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार। लेकिन इन्होंने क्या कहा और भाजपा क्या करती है हम लगातार बता रहे हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।